400 पार होंगे हो। देश ने मन बना लिया 400 पार होकर ही रहेगा और इसके लिए ख्याल भी अच्छे ही हैं और समय का इंतजार है, बस वोटिंग शुरू हो जाए, चुनाव कैंपेन शुरू हो जाए। कुछ लोग सर इसे कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं। मुझे लगता है जब आपने काम अच्छा किया हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा ही होता है। अगर आपने पहले प्रैक्टिस ना की हो, काम ना किया हो, तो आपका संभव ही नहीं होता। और मुझे लगता है जिसके पास मोदी जी जैसे लोकप्रिय नेता हों, 10 वर्षों की उपलब्धियां हों और 2047 तक का विजन देश के सामने रख के विकसित भारत बनाने का संकल्प हो, जो चुनाव से पहले भी पूरा दिन अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठकर अगले 25 वर्षों में भारत को कहां पहुंचाना है, संकल्प से सिद्धि तक कैसे लेके जाना है, इस सोच को रखता हो तो 400 पार होना जरूरी है। पर एक बात बताइए, इस 400 पार में आरोप यह है कि पहले वॉशिंग मशीन था, अब धोबी घाट हो गया है। बीजेपी और जिस तरीके से जो स्ट्रैटेजी है कि जो भी आए उसको संभालो, अपने साथ करा लो, कल वो करप्ट था, आज नहीं है। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करते हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करते हैं, जो न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करते हैं। उनको जो सूट करता है वो वही बोलते हैं। मैं तो यही कहूंगा, अगर किसी के खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं, किसी को कानून सजा देता है तो उसके खिलाफ जो दंड बनता है उसको देना चाहिए, लेकिन जब तक कुछ नहीं होता तब तक जान चल रही है। पर वो कुछ तब नहीं होता जैसे वो बीजेपी में आ जाते हैं, तब तक होता है जब तक बीजेपी में नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे जहां पर समय के साथ साथ, अब कई वर्षों में देखिए, नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी जी और सोनिया जी बेल पर हैं, लेकिन दूसरी ओर मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं। कोई शराब घोटाले में जेल में है, कोई नेशनल हेराल्ड घोटाले पे बेल पे है। लालू यादव जी एक मामले में जेल में जाए, दूसरे मामले में जांच चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी 9 सम्मन आने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं होते, लेकिन राजनीति में आने से पहले बहुत ज्ञान कांग्रेस को बांटते थे, आज उन्हीं के साथ हाथ मिलाकर बैठे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी से इतना प्यार क्यों है? कहीं ना कहीं हर दिन किसी ना किसी बहाने उन्हें समन दिया जा रहा है। नहीं, बहाने नहीं, कारनामे के कारण दिया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो झूठ की पराकाष्ठा, उनके झूठ दुनिया में सबसे ज्यादा कोई और सबसे सफाई के साथ बोलने वाला है तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल जी। राजनीति में आने से पहले कहा बेटी की कसम खाता हूं नहीं आऊंगा, फिर कहा बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, फिर कहा सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सबसे बड़ी गाड़ी भी ली, 2 राज्यों की सिक्योरिटी भी ली, सबसे बड़ा बंगला भी लिया, शीश महल के रूप में बनाया भी, करोड़ों रुपए खाए भी, और जो कहते थे ईमानदारी के साथ सरकार चलाऊंगा, सबसे भ्रष्ट सरकार चलाने का रिकॉर्ड किसी के नाम पर है तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर है। पंजाब में सरकार बनाते स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो गया भ्रष्टाचार के चलते, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जेल चला गया भ्रष्टाचार के चलते, और दिल्ली का शराब मंत्री जिसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट ये देते थे, आज कितने महीनों से जेल में बैठा है, बेल भी नहीं हो पा रही। पर वहां ये आरोप है कि क्योंकि दिल्ली में बीजेपी को हराया 2 बार, इसीलिए बीजेपी थोड़ा गरम है, इसीलिए इनके पीछे पड़ी हुई है। चुनाव में हमारा क्या है जी, जनता ने जिता दिया जी, लेकिन बीजेपी हमारे पीछे पड़ी है। नहीं, ऐसा ये ईडी के समन तब तक आते रहेंगे जब तक हम बीजेपी का बुलावा स्वीकार नहीं करेंगे। आनंद जी, ऐसा है, चुनाव में हार जीत चलती है, बीजेपी को पहली बार थोड़ी हारी। हम तो उस राजनीतिक दल से हैं कि जब जनसंघ के समय से जी जमानत बच जाती थी, तब जमानत के बचे हुए पैसे से भी हम पार्टी देते थे कि अच्छा जमानत तो बच गई, लेकिन जो विचार हम उस समय लेके चले थे कि धारा 370 हटाएंगे, 35A से मुक्ति दिलाएंगे, जम्मू कश्मीर में परमिट राज को खत्म करेंगे, ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे और सीए का कानून लाएंगे। केवल एक दल भारत में ऐसा है जिसने जो कहा वो करके दिखाया है, अपनी विचारधारा से हटके नहीं। हम अपनी विचारधारा से टस से मस नहीं हुए, और इसीलिए जनता ने 2 सीट वाली पार्टी को 282 भी जिताई, 303 सीटें भी जिताई, और अब की बार 400 पार करके भी दिखाएंगे। देखिए, ये जो आप कॉन्फिडेंस कह रहे हैं ना जनता का, दिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड वेरी डिफरेंटली इन द वेस्टर्न मीडिया।
Harvard has come out and said कि the coming elections are not a good thing for democracy, it's a worry. Harvard की एक लेटेस्ट स्टडी आई है. VDEM कहता है कि हम एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो गए. ये विदेशी मीडिया को आपसे इतना प्रेम क्यों है? मुझे लगता है गुलामी की मानसिकता से हम सबको बाहर निकल जाना चाहिए. आज दुनिया भारत की ओर देख रही है कि भारत नए मापदंड क्या तय कर रहे हैं. जब कोविड के समय दुनिया के बड़े बड़े देश जो नहीं कर पाए, जो कहते थे यही विदेशी मीडिया कि भारत में करोड़ों लोग मर जाएंगे महामारी और भूखमरी के कारण, आज मैं इस मंच पर कह रहा हूं मोदी का नेतृत्व था, महामारी से भी बचाया, भूखमरी से भी बचाया, 2 वैक्सीन भी बनाई, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई भी, और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज पिछले 3 साल तो दिया ही, अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी की गारंटी है. उस समय जब दुनिया कहती थी कि यूक्रेन रशिया के युद्ध में भारत को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हमने गैस भी खरीदा, तेल भी खरीदा. जब दुनिया ने दबाव बनाया तब कहा हमें भारत की जरूरत को पहले देखना है, हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी 140 करोड़ लोगों के लिए पहले देखनी है, और भारत ने जो निर्णय लिया हम उस पर खड़े रहे. ये पुराना भारत नहीं, ये नया भारत है, और नए भारत की बुलंद तस्वीर इससे नजर आती है जब 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनकर खड़ा हुआ. लेकिन जब यही इंटरनेशनल मीडिया फ्रंट पेज पे प्रधानमंत्री के चेहरे के इंटरव्यू को लिखती है या छापती है या कुछ भारत के बारे में अच्छा कहती है, तो फिर आप ही सबसे ज्यादा कहते हैं कि देखिए इसको दिखाइए इंटरनेशनल मीडिया हमारे बारे में क्या कह रही है. अब आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया को मत गिनिए जब वो आपको क्रिटिसाइज करती है. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं. सन 2001 में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने. बहुत बड़ी चुनौती थी, उससे पहले भूकंप आया था, आपदा आई थी. गुजरात को वापस खड़ा करने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया. देश के मीडिया ने न जाने क्या क्या उनके बारे में वर्षों तक लिखा होगा, और देश के विपक्ष ने तो यहां तक कि फर्जी मुकदमों से लेके ऐसे ऐसे बयान मोदी जी के बारे में दिए जो हिटिंग बिलो द बेल्ट. राइट. कोई कसर नहीं छोड़ी थी. बिल्कुल. लेकिन किसी ने कितने भी प्रयास किए हो, कितनी भी गाली निकाली हो, नरेंद्र मोदी जी का पर्सनालिटी ही ऐसी है, उनका काम ही ऐसा है कि वो गाली को भी अपने पक्ष में कैसे लाकर खड़ा कर दिया, ये मोदी जी ने दिखाया, क्योंकि उनका काम बोलता था. किसी ने कहा मौत का सौदागर, किसी ने कहा नीच, किसी ने कहा गंदी नाली का कीड़ा, किसी ने कहा चाय बेचने वाला है. लेकिन देश की जनता समझदार थी, जिन्होंने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री. हमने ईमानदारी के साथ आनंद जी 10 साल सरकार चलाई. 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नरेंद्र मोदी की सरकार पर नहीं है, ना मोदी जी पर है, न उनके किसी मंत्री के ऊपर है. और हम आगे के लिए भी जनता को विश्वास दिलाते हैं, ईमानदारी के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे, 5वें पर नहीं रुकेंगे. दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम भारत को बनाएंगे. लेकिन खेल नैरेटिव्स का भी है अनुराग जी. देखिए, यू आर द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, तो इसलिए मैं वापस आपसे पूछूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय अकेडमिया आज भी भारत को जिस नजर से देखती है, वहां ये कहती है कि मोदी सरकार के अंदर ये एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो रही है, यानी कि डेमोक्रेटिक तानाशाही. इस लेवल तक कहा जाता है कि जनता वोट जो भी दे रही है ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस आपने कंट्रोल कर लिए हैं. ईडी आपके इशारे पर समन भेजता है, सीबीआई आपके इशारे पर अरेस्ट करती है, मीडिया तक को गोदी ही कह दिया जाता है. चलो मैं आपसे इसका उत्तर देता हूं. पहली बात तो जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, किसी को भी भ्रष्टाचार के मामले में बुला सकती हैं. दूसरी बात ये कहता हूं, आप में से किसी को ईडी का नोटिस आया? यहां पे सब साफ बैठे हैं, ईमानदार बैठे हैं. अब जिसने गलत काम किया होगा उसको ईडी का नोटिस आएगा. अब हमने वायदा क्या किया था 10 साल पहले, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे. हमने अपनी ओर से भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया. हमने कहा था भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके दिखाएंगे. अब आप तय कर लो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. पर कार्रवाई तो तभी करनी चाहिए अगर वो पाला छोड़ के बीजेपी में आ जाए. आनंद जी, अगर ईडी ने कार्रवाई की, सीबीआई ने कार्रवाई की, कोर्ट है कि नहीं है? हाँ. न्यायालय में जब वो जाते हैं क्या उनको बेल मिल गई? अगर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को बेल मिल जाती तो वो ठीक है. अगर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिलती तो गलत है.
चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा कैसे चलेगा भाई? नहीं, उनको बेल मिल रही है, यहाँ आपको बेल नहीं मिल रही, तो पूछ रहे हैं कि भाई वहां मिल रही है, यहाँ क्यों नहीं मिल रही? इतनी किसको नहीं मिल रही? आम आदमी पार्टी को, उनके नेताओं को। भाई भ्रष्टाचार किया, सबूत है वहां पे, सारे आरोप हैं। अब ये तो मैं और आप किसी चैनल पे बैठ के तय नहीं कर सकते किसको बेल देनी किसको नहीं देनी, ये न्यायिक प्रक्रिया है। मुझे तो अपने देश के कानून पे विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है, न्यायपालिका पे विश्वास है। नहीं, ये जो प्रोसेसेस को कंट्रोल करने की बात है, हिमाचल में जो हलचल हुई, अब आप देख रहे हैं 15 महीने में वहां सरकार डगमगा रही है, वहां भी कहीं ना कहीं दोष बीजेपी को दिया जा रहा है कि भाई हमें नहीं चुना तो तुम्हारी सरकार भी नहीं चलने देंगे। घर आपसे ना संभल पाए, आरोप पर हम पे लगाए। पिछले 9 महीनों से उनके विधायक एक के बाद दूसरा आरोप लगाता था कि मुख्यमंत्री सुनता नहीं है, जो वायदे किए वो पूरे होते नहीं हैं, उनके काम अपनी सरकार में होते नहीं थे, सरकार में अहंकार घमंड पूरा भरा हुआ था। और ये सरकार बनने के पहले दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 97% हिंदू जहां रहते हैं हिंदुओं को हराकर ये सरकार बनाई है। ये घमंड और अहंकार था। फिर जो वायदे किए थे कि 1500 रुपये नारी शक्ति को देंगे, वो 1500 रुपया महीना नहीं दिया, 15 महीने बीत गए। वो 24 लाख महिलाएं प्रदेश की पूछती कि 1500 रुपया महीना कहाँ है। 5 लाख युवाओं को कहा था सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी। वो पूछते हैं सरकारी नौकरी कहाँ है। इन्होंने कहा था 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं दिया। 600 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड के लिए देना था, नहीं दिया। इन्होंने कहा था बागवानों को उचित दाम देंगे, मुंह मांगे दाम देंगे, नहीं दिए। यहां तक कि सेब और फल और उनको नदी और नालों में बहाने की नौबत आ गई। अब ये सरकार का दुखड़ा और रोना, ये दुख भरी दास्तान मैं आपको क्या सुनाऊं। ये सुख की सरकार नहीं, ये दुख भरी दास्तान थी इनकी। पर आपने कहा कि कांग्रेस ने कोई बातें पूरे नहीं किए, लेकिन जनता ने वोट तो कांग्रेस को दिया, बीजेपी को नहीं दिया था। 6 विधायक गए हैं, ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी सरकार वहां पर रिवोल्ट हो गई। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जहां पर भी स्थिर नहीं है या आउट हो जा रही है, आज की तारीख में वो ऐसा कर रही है कि वहां की लोकल सरकारों को अस्थिर कर रही है। ये आरोप सही है कि गलत है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार हमने क्या कहा? हमने तो कुछ नहीं कहा। अगर सरकार में इतना दम होता, उनको लगता कि उनके पास मेजॉरिटी है, तो क्यों नहीं वोट करवाया? क्यों आनंद फानंद में फाइनेंस बिल पास करवा दिया? क्यों हाउस एडजॉर्न कर दिया? क्यों नहीं वोटिंग तक लेकर गए? कांग्रेस को उस समय भी लगता था कि उनकी सरकार अल्पमत में आ गई है, अपना चेहरा बचाने के लिए किया है। और स्पीकर ने जिस तरह से उनको सस्पेंड किया, वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर खड़ा करता है। लेकिन अब जनता के बीच में जाएंगे, 6 की 6 सीटें वो भी जीतेंगे और लोकसभा की सीटें जीतकर भी, हमने पहले भी 4 की 4 जिताई थी, अब की बार फिर 4 की 4 हिमाचल से भी जिताएंगे और देश में 400 पार करके भी दिखाएंगे। हिमाचल की हलचल की बात कर रहे हैं तो विक्रमादित्य जी की बात याद आई मुझे कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को किसी को भी न्योता नहीं मिला, सबको कहा गया आप बाद में जाइए। जिनको न्योता मिला, आधे से ज्यादा ने जाने से मना कर दिया राजनीतिक पार्टियों में से। विक्रमादित्य जी वहां गए, वैसे ही हलचल शुरू हो गई कि हिमाचल में कुछ होने वाला है। ऐसा क्यों है? क्या कोई बीजेपी में ना होकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा सकता था? इस पे मुझे लगता है जितनी राजनीति जितने हल्के स्तर तक लोगों ने की है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता नहीं दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जहां पर जो बहुसंख्यक होंगे उनको 500 वर्ष तक अपने ही देश में इंतजार करना पड़ा हो। रामलला की जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए 150 साल तक मुकदमा लड़ना पड़ा हो। लेकिन हमने इंतजार भी किया, मुकदमे भी लड़े और जो कहा था वो करके भी दिखाया। रामलला की जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर बनाकर भी दिखाया है, प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई। हमने निमंत्रण सबको दिया। बहुत सारे लोग चुनावी राजनीति के चक्कर में नहीं आना चाहते थे, बहुत लोगों ने मुंह फेर लिया, लेकिन कुछ लोग आए। मैं स्वागत करता हूं अगर वो आए हैं।
मुझे लगता है इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए, इसको आस्था के रूप पर राजनीतिक रूप से ही देखा जा रहा है। बीजेपी पर आरोप है कि पहले राम की राजनीति की, सरकार बनाया, बहुमत बना, पार्टी ग्रो हुई, अब मंदिर बन गया तो मंदिर की भी राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हमारे लिए मंदिर की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। हमने हर बार अपने संकल्प पत्र में लिखा कि 370 भी हटाएंगे, 35 से भी, ट्रिपल तलाक भी कहा, भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात भी हमने कही। जब हम नहीं बना पाते थे, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था, कोर्ट का निर्णय नहीं आता था, तब तो आप जैसे बड़े पत्रकार हमसे भी पूछते थे, क्योंकि विपक्ष के लोग कहते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो तब तो आप तारीख पूछते थे। अब हमने तारीख भी दे दी, निमंत्रण भी दे दिया, तब क्या हुआ? तब कहा गया कि बीजेपी से पॉलिटिसाइज कर रही है, इसको पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है। हमने केवल एक मंदिर नहीं, भव्य और दिव्य सोमनाथ धाम भी बनाया, भव्य और दिव्य केदारनाथ धाम भी बनाया, भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम भी, और भव्य और दिव्य महाकाल लोक भी, और अब भव्य और दिव्य अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी करवाया है। ये आस्था के केंद्र है, ये आस्था के केंद्र है। लेकिन अब आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे अच्छा बनाने के साथ यहां पे अर्थव्यवस्था के केंद्र भी बने, रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले। तो मुझे लगता है अगर आप बौद्ध सर्किट देखोगे, बुद्ध सर्किट को देखोगे, करतारपुर कॉरिडोर को देखोगे, हेमकुंड साहब तक रोपवे को देखोगे, ये सब किसने किए? मोदी जी ने किए। आजादी के समय पंडित नेहरू जी ने निर्णय नहीं कर पाए, करतारपुर कॉरिडोर नहीं था उस समय करतारपुर। अब पंजाब में से दूरबीन लगा के हमारे सिख भाई गुरुद्वारा साहब के दर्शन वहां पे करते थे। ये मोदी सरकार को 70 साल के बाद निर्णय लेना पड़ा, तब जाके करतारपुर कॉरिडोर बना। हेमकुंड साहब का कभी जाके देखिए, हमारे भाई यहां पर बैठे हैं, पूछिए कितनी कठिन यात्रा है वहां के लिए, लेकिन रोपवे से उसको आसान बना दिया गया। इसी तरह से बाकी जगह के लिए भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बन रहा है, फर्क कहां पड़ता है आनंद जी? केवल आप देखिए, आज मंदिर की बात करते हैं, मंदिर बनाया, लेकिन आप ये मुझसे क्यों नहीं पूछते कि अच्छा पहले एयरपोर्ट कितने थे, आज एयरपोर्ट कितने, पहले मेडिकल कॉलेज कितने थे? लेकिन मैं आपके सामने देश को बताना चाहता हूं, सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे 2014 में, आज 150 एयरपोर्ट हैं। केवल 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 710 मेडिकल कॉलेज हैं। केवल 500 यूनिवर्सिटीज थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज है। केवल 16 IIT थे, आज 23 IIT थे। कल 12 IIM थे, आज 19 IIM हैं। हमारे यहाँ पर केवल 5 शहर मेट्रो से जुड़े थे, आज 20 शहर मेट्रो से जुड़े हैं। पहले 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे हैं। पहले 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 6,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, हमने 10 साल में करने का काम किया है। आप पूछिए ना मुझसे विकास की बात, इनके समय 10 साल में 10वें नंबर पे अर्थव्यवस्था खड़ी रही, हम 5वें नंबर पे लाए हैं। इनका कालखंड पूरा 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, कोयला घोटाला, घोटाले पे घोटाला था। अब हमने घोटालों की जांच की शुरू की, तो आप मुझसे जांच से बाहर नहीं आ रहे हैं। यह फर्क है दो सरकारों का। इनके समय कोई बड़ा आयोजन नहीं होता था, कोई बड़ा अलायंस नहीं होता था। टुडे आई कैन से मोदी इज अ मैन ऑफ अलायंसेस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करें, हमारे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें, योग और आयुर्वेद को जो दुनिया के स्तर पे लेकर गए, वैश्विक पहचान दिलाई, वो कौन आज से पहले कर पाया था? कोई नहीं। हमने G20 की अध्यक्षता की, हो सकता था दिल्ली में ही करते, देश के 60 शहरों के 200 स्थानों में की। भारत की कला, संस्कृति, अपनी परंपराओं को दिखाने का काम दुनिया को किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। वो खड़े हो सकते थे, बैकड्रॉप पे कुछ भी हो सकता था, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ हमारे हजारों वर्ष के इतिहास को दिखाने का काम किया, व्हील सन टेम्पल का दिखाकर जी हमारे हजारों साल की संस्कृति को दिखाने का काम किया। जिस टेबल पे हम बैठे थे, जिस पे मैं बैठा था, वो तो बालाघाट लिखा था। अब आधों को पता नहीं होगा बालाघाट है कहाँ पे, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जहाँ पे नक्सलवादी इलाका है, उसको भी वहां पे रखा। लेकिन उसकी और क्या विशेषताएं? ये नरेंद्र मोदी जी जिस तक जहां तक सोचते हैं, जो आपका मीडिया का सेंटर बना था, कोई हिमालयन रेंज को दिखाया था, अलग अलग पर्वत थे, अलग अलग नदियों के नाम पे रखा था। कौन सोचता था ऐसे? कोई नहीं।
ये व्यक्ति बिल्कुल अलग सोचते हैं। नेतृत्व ऐसा है जो देश की कला, संस्कृति, परंपराएं इनको भी तो बचाते ही हैं, लेकिन आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का उपयोग होकर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कैसे आ सकती है, ये पारदर्शिता हमारी सरकार में जवाबदेही देखी गई। जब हमने जनधन आधार मोबाइल को लाए, डीबीटी करके दिखाया, तो आज 43 करोड़ बैंक खाते भी खोले तो उसमें सीधा पैसा भी भेजते हैं। अगर 34 करोड़ मुद्रा लोन मिले, 27 लाख करोड़ रुपया बगैर गारंटी के गरीब व्यक्ति को मिला, तो वहीं पे 80 लाख स्वनिधि योजना का ऋण हमारे रेडी फड़ी वालों को मिला, जो लाखों करोड़ रुपया क्यों मिला? इसलिए मिला कि अपना रोजगार स्वरोजगार खड़ा कर सके। आज वो अर्थव्यवस्था को एक अपना योगदान दे पाते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहने के लिए आपके लिए एक योजना होगी, लेकिन वोकल फॉर लोकल पर जब मोदी जी ने पिछले हमारे फेस्टिवल सीजन में कहा कि लोकल को खरीदिए, 4 लाख करोड़ रुपए की सेल हुई, ये आप कल्पना भी नहीं पहले कर सकते थे। आज देश का प्रधानमंत्री कहता है तो लोग उस दिशा में काम करते हैं। ये बदलाव है आज देश में। लेकिन अगर आप ये सब कह रहे हैं तो कहा जा रहा है कि एक शक्ति है, इसको नष्ट करना है। ये शक्ति कौन है? अब शक्ति की बात आई है तो हम तो हर नारी में शक्ति देखते हैं, हर महिला में, हर बेटी में, हर बहन में शक्ति देखते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, सनातन की भक्ति ही शक्ति में है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सनातन को कुचलना चाहते हैं, कुछ लोग हैं वो शक्ति से लड़ना चाहते हैं। लोग तो शक्ति की पूजा करते हैं लड़ने के लिए, लेकिन कुछ लोग शक्ति के खिलाफ भी लड़ना चाहते हैं। ये कुछ लोगों का मानसिक दिवालियापन हो सकता है, लेकिन इनकी सोच जैसी भी हो, सनातन को कुचलने की हो, हिंदू को खत्म करने की हो, शक्ति के साथ भिड़ने की हो, ना सनातन को कुचल पाया है, ना कोई सनातन को कुचल पाएगा, ना शक्ति को कोई दबा पाया है, ना शक्ति को कोई दबा पाएगा। पर अगर इसे ऐसा देखा जाए कि एक शक्ति है जो सनातन का प्रयोग कर कर और ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रही है, शक्तिमान होने की कोशिश कर रही है, ये वो शक्ति है जो मनुवाद की प्रचारक है। ये वो शक्ति है जो इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि मेरी ही चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। ये आरोप है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब इसमें तो शक्ति के रूप में मैंने पहले भी कहा, सनातनी के लिए तो शक्ति में ही भक्ति हमारी जो है वो शक्ति के रूप में ही करते। अब कुछ लोग हैं जो इस सोच के साथ चले, उनके बारे में मैं कितनी टिप्पणी करूंगा। पहले उनके कुछ गुर्गे थे जी। गुर्गे मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि पहले अलायंस पार्टनर्स के थ्रू एक राज्य से शुरू हुआ जी। वो कहते थे हम सनातन को कुचल देंगे। हाँ। कोई कहते थे राम मंदिर के, हाँ। राम मंदिर के पूरे भव्य निर्माण के बाद जब नरेंद्र मोदी जी अयोध्या धाम गए तो एक राज्य ऐसा भी है जिसने दक्षिण भारत के मंदिरों में उसके लाइव प्रसारण को बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना पड़ा। क्या आज हमें भारत में अपने मंदिर में आस्था के केंद्रों पर इस तरह से कोई राज्य की सरकार करे तो क्या उचित है? और उनके ही नेता मुख्यमंत्री के पुत्र कहते सनातन को जड़ से खत्म कर देंगे, गंदी गंदी बीमारियों के साथ उसको जोड़ के देखते हैं। ये क्या सोच है? और राहुल गांधी जी चुप बैठते हैं। फिर उनके दूसरे मंत्री जो घोटाले में 2G में उनका नाम आया था वो बोलते हैं। इसके बाद इनके मुख्यमंत्री पहले हिमाचल प्रदेश के बोलते हैं कि हम तो हिंदुओं को हरा कर आए हैं। फिर संदेश खली में शक्ति को कुचलने का, अपमानित करने का काम एक महिला मुख्यमंत्री के नाक तले होता है और संरक्षण उस नेता को देती है जो उसके पार्टी से सीधा जुड़ा है। संदेश खली का संदेश आज देश की गली गली तक गया है, लेकिन संदेश ये गया है कि एक महिला मुख्यमंत्री भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पाई। उसके रहते उनकी अस्मिता लुटी, उनके घर बार लुटे, उनके साथ जो खिलवाड़ किया गया। अगर देश का मीडिया नहीं जागा होता, हमने आंदोलन नहीं किए होते, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर ना निकली होती, तो ममता जी की नाक के तले संदेश खाली में खेल होता। अनुराग जी, आरोप यह है कि संदेश खाली तो एक छोटा एक टापू है और जहां पर यह प्रताड़ना कई सालों से चल रही है। उसके बगल में सोना खाली था। बीजेपी ने विषय तब उठाया जब चुनाव सर पर आए थे। आपने मंदिरों की बात की, सनातन धर्म की बात की।
कर्नाटक में यही एचआरएनसी एक्ट चल रहा है जिसमें बीजेपी के शासन में भी चल रहा था। चार धाम जब प्रोजेक्ट आया था वो इलेक्शन से पहले उसको सरकार ने कहा कि हम अपना हाथ पीछे हटा रहे हैं, हम वापस उनको दे रहे हैं। तो ये जो मंदिरों का कंट्रोल है, जब बीजेपी की सरकार है तो सही है, लेकिन दूसरी सरकारें हैं तो गलत है। नहीं देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट थोड़ा कर दूं वॉक द संदेश। टॉक। आपने तो वही कह दिया जो खड़गे जी कह के गए थे किसी मंच पे। उन्होंने कहा हाँ ये तो वर्षों से चलता था। तो क्या करें, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होने दें? नहीं, अगर आप इससे सहमत है नहीं, तो मैं बड़ी चिंता का विषय है। आरोप आप पर अगर आप खड़गे जी के साथ सहमत हैं कि शक्ति के खिलाफ ऐसा होता है, महिलाओं के खिलाफ, मेरा तो एक ही है मत सर, लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं यहाँ जो तिरंगा है इसी के साथ हूँ, इस भारत के साथ हूँ। लेकिन प्रश्न ये है कि वहां जो हो रहा था वो तो आपने चुनाव से तो 60 दिन पहले उसे उठाया। जब बीजेपी की सरकार कर्नाटक में थी तब कर्नाटक के मंदिरों पर से फिर से वही वसूली, वही टैक्स होती थी, जिसको कि आज बीजेपी विपक्ष में रहकर जजिया कह रही है। मैं आपको बहुत क्लियर करके कह रहा हूं। पहले तो संदेश खली पे आता हूं जहां पे आपने महिला शक्ति की बात की। देखिए अंतर क्या है, एक तरफ वो सरकार है जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होता आंखें मूंद करके बैठी है, दूसरी ओर हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो नारी शक्ति बंधन बिल लाके 33% आरक्षण विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सुनिश्चित करती है। बाकी लोग लॉलीपॉप दे रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण देने का काम किया है। लेकिन 33% हमने लटकाया, टिकटें बीजेपी ने अभी तक नहीं दी है। हमने लटकाया चुनाव में क्या 33% महिलाओं को टिकटें बीजेपी ने लोकसभा के लिए अभी तक पूरा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कहां है? लटकाना, भटकाना, अटकाना ये कांग्रेस का काम था। हमारा पहला राजनीतिक दल है जिसने अपनी पार्टी में आरक्षण दिया है महिलाओं को, ऑफिस बेरर में भी और पूरी बॉडी में भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी महिला मोर्चा की अध्यक्ष उसका सदस्य रहती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में भी उसका सदस्य रहती है। इसके साथ साथ अगर मोदी सरकार में अगर आप मंत्रिमंडल में देखेंगे, जहां ओबीसी की रिकॉर्ड रिप्रेजेंटेशन है वहीं महिलाओं की भी रिकॉर्ड रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं वापस आता हूं कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया। सबसे बड़ी बात है, महिला की दिनचर्या में पहला क्या काम? शौचालय नहीं था, गैस सिलेंडर नहीं था, पानी नहीं था, दवाई नहीं थी, अनाज की कमी थी। अब 10 साल में क्या हुआ? 10 साल में 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए हैं, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया है, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दिया, 5 लाख की दवाई मुफ्त में दिलाई और अनाज की कमी को भी पूरा किया, जब अनाज मुफ्त में देने की गारंटी पहले भी दी और अगले 5 साल की गारंटी भी दे दी। अब उस महिला के जीवन में शौचालय जाने से लेके पानी भरने को भी छोड़ के, अब अपने घर पे पानी आता है, गैस सिलेंडर वहीं पे ही है, पक्का मकान भी वहां पे दे दिया है। ये पहले नहीं आना था आनंद जी। महिला को स्वाभिमान के साथ जीना, उसको मान सम्मान देना, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आम महिला को, करोड़ों महिलाओं को, तो वहीं पर उनको राजनीति में भी देना आरक्षण, वो भी किया। रिपब्लिक डे परेड को आप में से कितने लोगों ने पिछली बार देखा होगा? आप लास्ट 2 रिपब्लिक डे परेड देखिए। पिछले साल की जब थी तब इजिप्ट के राष्ट्रपति आए तो उन्होंने, प्रेसिडेंट सीसी ने कहा प्रधानमंत्री को कि आपके कर्तव्य पथ को देख के मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया तो वुमेन डेवलपमेंट की बात करती है, यहां वुमेन लेड डेवलपमेंट है, महिला नेतृत्व विकास है। और इस बार तो पूरे कर्तव्य पथ पे अगर किसी ने लीड किया है और समर्पित किसी को रिपब्लिक डे परेड थी तो नारी शक्ति को थी। ये मोदी सरकार में ही संभव हो सकता है। अनुराग जी, आज दुनिया में अगर 1000 एयरक्राफ्ट का हमने ऑर्डर दिया है तो केवल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर को मत देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा वुमेन पायलट्स किसी देश में तो भारत में है। ये भारत में ही संभव है। मैं ये भी कह रहा हूं कि रिपब्लिक डे पर जो किया गया सराहनीय है, लेकिन इसे ऑप्टिक्स कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आप ऑपर्चून मोमेंट पे इसको करके इसको पैकेजिंग फैंटास्टिक कर रहे हैं, ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और है। यही आरोप है। आरोप यह है कि इंफॉर्मेशन बहुत कुछ है बट कई सारा जो है ड्रेस्ड अप है मिस इंफॉर्मेशन। देखिए आंकड़ों को ना आप झुठला सकते ना मैं। अब कांग्रेस वो है जो 60 साल तक कहते रही गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया लेकिन गरीबी नहीं हटी थी। लेकिन मोदी सरकार के 10 साल में मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी में, यानी कि अति गरीबी रेखा वालों में से 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का अभूतपूर्व कार्य किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया।
अगर आप उसको भी झुटलाएंगे, अब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी कहती है, नीति आयोग भी कहता है, बाकी एजेंसीज भी कहती है, तो मैं आपको और कैसे विश्वास दिलाऊं? नहीं, पर अगर 4 करोड़ पक्के मकान हम बनाकर देते हैं जी, तो ये तो कोई झूठ नहीं है। 3 करोड़ बहनों के नाम पर रजिस्ट्री हुई, ये शौचालय आपके साथ बने, डीबीटी करके 31,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में, 20 करोड़ महिलाओं के खाते में मदद के रूप में डाला गया, कोविड के समय डाला गया। अब ये आंकड़े नहीं, ये तो एंट्रीज हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं आपकी बात अब जनता मानती है कि नहीं, जनता को डिसाइड करने दीजिए। अब सीए के नोटिफिकेशन को देखिए, जो एक्ट था सीए अमेंडमेंट एक्ट 2019, अमित शाह जी आने वाले हैं और ये नोटिफिकेशन और इस एक्ट को लाने का काम भी आपकी सरकार ने किया, श्रेय आपको जाता है। 2020 में एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, श्रेय आपको जाता है। लेकिन इसकी रूल्स की नोटिफिकेशन 5 साल बाद, करीब 4.5 साल बाद अभी आई है, तो वो भी चुनाव से ठीक पहले। तो फिर ये प्रश्न तो पूछा ही जाएगा कि भाई आप सब कुछ चुनाव के आसपास ही टाइम कर रहे हैं इसको। आनंद जी, 2019 के चुनाव जीतने के बाद पहला पार्लियामेंट का सेशन आया जुलाई अगस्त का, हमने अनुच्छेद 370-35 से आर्टिकल 370, 35A इसको हटा दिया, ट्रिपल तलाक पे कानून ले आए, सीए पे ले आए। तो आप लोग तब सवाल पूछते थे मोदी सरकार को जल्दी क्या है, 5 साल पड़े हैं, 6 महीने में क्यों पूरा कर रहे हो? तब आपका ये सवाल था। फिर आप पिछले 5 साल पूछते थे सीए लाए क्यों नहीं, अब ले आए और नियम भी ले आए, तो अब आप पूछते हो नियम क्यों ले आए? भाई, जो लोग 50-50 साल से अपनी नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम किया गया होगा, जिनको धर्म बदलने पर मजबूर किया गया होगा, जिनकी 14 साल की बेटी को उठा के निकाह पढ़ने के लिए मजबूर किया होगा, उसको जब न्याय कोई नहीं दिला पाया तो नरेंद्र मोदी ने यहां पर न्याय दिलाने का काम किया है। अरे हमने तो अपने 5 साल में किया है। कांग्रेस ने जो 50 साल पहले सिंचाई योजना शुरू की थी, पुल बनाना शुरू किया था, वो भी पूरा नहीं किया, वो भी मोदी सरकार ने पूरा किया है। पुल से लेके, सड़कों से लेके बाकी काम हमने पूरे किए। ये तो कानून के नियम थे, अब लागू भी हम ही कर रहे हैं। नागरिकता उनको मिल रही है जिनको अपना देश छोड़ के, गारंटी किसने दी थी? नेहरू जी ने, कि उनको उसी देश में रह के संरक्षण मिलेगा। अल्पसंख्यक हैं, 23% हिंदू थे, आज 2% रह गए हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। क्यों? अफगानिस्तान में तालिबान आया, पूछिए क्या हुआ? गुरुद्वारा साहब पर, गुरु ग्रंथ साहब पर क्या क्या नहीं। मोदी सरकार ने 3 बार प्राइवेट चार्टर जहाजों को भेज के, प्राइवेट जहाज भेज के, प्राइवेट मींस की सरकारी जहाज भेज के 3 बार गुरु ग्रंथ साहब को भी लाए, सैकड़ों सिख परिवारों को भी लाए, एक की भी जान नहीं जाने दी। ये जो आप तिरंगा दिल पर यहां पे लगा के बैठे ना साहब, हम सबके दिलो दिमाग पे तिरंगा है। लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय जब मैं तिरंगा यात्रा कलकत्ता से कश्मीर तक लेकर गया, इसी आर्टिकल 370, 35A के खिलाफ, मुझे लाल चौक पर तिरंगा झंडा नहीं फहराने दिया, जेल में डाल दिया गया। आज मेरे से ज्यादा खुश नसीब कौन होगा जब लाल चौक पर 24 घंटे तिरंगा झंडा लहराता है, तिरंगे की रोशनी में लहराता है। हमारी पार्टी की 3 पीढ़ियों ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया, फिर मुरली मनोहर जोशी जी और मोदी जी 1992 में गए, 2011 में मैं गया। 3 पीढ़ियां किसकी पार्टी ने किया होगा? ये केवल हमारी पार्टी है जो उस मुद्दे को लेकर तब तक चली जब तक 370 धारा को खत्म नहीं कर दिया गया। तिरंगे की बात मैं यहां तक करना चाहता हूं, विदेश में बैठे लोग आज इसलिए गर्व के साथ तिरंगा उठाते हैं, इंडियन पासपोर्ट को आप लोग बाहर जाके दिखाते हैं, क्योंकि ऑपरेशन गंगा की सफलता, 27,000 भारत के विद्यार्थी और नागरिकों को ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन की युद्ध भूमि से कोई निकाल कर लाया तो नरेंद्र मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। अफगानिस्तान से, नेपाल से, सीरिया से, लीबिया से ये तब संभव हो पाया अलग अलग ऑपरेशंस के माध्यम से। और कोविड के टाइम पे तो लाखों भारतीयों को स्वदेश सुरक्षित वापस लाए, ये संभव नहीं था जी। आज हर भारतीय की जान, उसका महत्व है, ये पहले नहीं होता था। ये मोदी है तो मुमकिन है, और आज तिरंगे का ही समय है जी, यही समय है, सही समय है। मोदी सरकार का तीसरी बार आने का भी यही समय है। यही समय है, सही समय, मोदी सरकार का यही समय है, आप कह रहे हैं। चलिए जल्दी से कुछ मैं स्पोर्ट्स पे भी आपसे पूछना चाहता था। भारत ओलंपिक्स होस्ट कर रहा है। देखिए, पहला तो मेरा गिला आपसे है कि स्पोर्ट्स को जो प्राथमिकता समाज ने अब पहले से ज्यादा दी, लेकिन आपके सेशन में सबसे एंड में फिर लाए। हम सबको स्पोर्ट्स को सबसे आगे रख के चलना है। इट्स अ सॉफ्ट पावर जी। और देखिए, हमने टोक्यो ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में, डेफ ओलंपिक्स में
आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हमने सबसे ज्यादा मेडल आज तक के जीते। और आपने बीच स्पोर्ट्स भी अब स्टार्ट किया और जब हम एशियन गेम्स में गए तो पिछली बार 64 मेडल थे, लेकिन इस बार क्रिकेट में तो सेंचुरी हम लगाते ही हैं। एशियन गेम्स में 107 मेडल जीतने का काम भारत ने किया, जो आज तक के सबसे ज्यादा है। लेकिन आपका सवाल मुझे पता है किस दिशा की ओर है। जी हां, मोदी जी ने बहुत क्लियर कर दिया है। और जब आईओसी का सेशन था तब नरेंद्र मोदी जी ने कहा भारत ओलंपिक्स के आयोजन के लिए तैयार है। 2030 में यूथ ओलंपिक्स, 2036 में समर ओलंपिक्स, जैसे ही बिड शुरू होगी भारत होस्ट करने के लिए तैयार है। अगर हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे तो हमारे में दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति भी यहां पर है। हमसे बड़ी मार्केट जी आने वाले समय में कोई नहीं होगी खेलों के विस्तार के लिए। तो जी हां, 2030 का यूथ ओलंपिक्स, 2036 का समर ओलंपिक्स भारत आयोजन करने के लिए तैयार है। चलिए लास्ट के 1.25 मिनट बचे हैं, तो जल्दी से मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। ये रैपिड फायर की तरह आप इसे ले लीजिए। अगर आप नेता नहीं होते तो क्या होते? क्रिकेटर। टेरिटोरियल आर्मी आपने छोड़ दिया, पर क्रिकेटर होते, ठीक है। घर में टेरिटोरियल आर्मी में तो अभी भी हूं। अभी भी आई एम अ सर्विंग कैप्टन इन द टेरिटोरियल आर्मी। करेक्ट। तो फौजी भी है, नेता भी है, कॉम्बिनेशन, और क्रिकेटर भी है। धर्मशाला में मीडिया का मैच कब करा रहे हैं सर? वादा कर रहे हैं, कराया नहीं, मुझसे कहा, पूछिए। मेरा बस चले तो मैं तो चुनाव प्रचार के दौरान ही करवा दूं, क्योंकि जब इंग्लैंड की टीम भी आई तो उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मैदान कहीं पर है तो धर्मशाला में। आनंद जी, इसको मैं 1 मिनट और लेके, इसलिए आधा मिनट में बोल देता हूं। पहली बार हुआ होगा कि यूके से लगभग 4000 लोग फ्लाई करके केवल धर्मशाला का मैच देखने आए। ये अपने आप में लोकल इकोनॉमी और खेल के लिए बहुत बड़ी बात। एक भूल जो आप सुधारना चाहेंगे? पहले भूल करना ही नहीं चाहूंगा तो सुधारने की तो दूर की बात। हिमाचल प्रदेश या हिंदुस्तान? हिमाचल प्रदेश या हिंदुस्तान, यानी कि स्टेट लेवल पॉलिटिक्स या नेशनल लेवल पॉलिटिक्स? दिल में है हिंदुस्तान, लेकिन जमीन है हिमाचल में, तो जमीन बचा के रखनी और देश के लिए काम करना हिंदुस्तान के। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनुराग ठाकुर, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज। थैंक यू।